इंडियन पॉलिटी के बारे में मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। रितिका, और टेक्निकल टीम से ही बात करनी पड़ेगी इन सारे मुद्दों पर आपको, ठीक है भाई। आप जो भी कर रहे हैं, टेक्निकल टीम के लोग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो उनसे बात करनी पड़ेगी, ठीक है। गुड इवनिंग डॉली, गुड इवनिंग। ओके, सो लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं हम लोग यहाँ से। और चलिए भाई, मैंने आपकी बात पहुंचा दी है आगे तक, ठीक है। अब बाकी देखते हैं। सो लेट्स मूव ऑन, हम लोग आगे चलते हैं और इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात शुरू करते हैं। देखिए, जब भारतीय संविधान की बात होती है तो सबसे पहले बात होती है संविधान सभा की, ठीक है, कि आखिर संविधान सभा की डिमांड किस तरीके से उठी, संविधान सभा की डिमांड किस तरीके से उठी, संविधान सभा का स्ट्रक्चर क्या था, संविधान सभा की बैठकें कैसे हुई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या क्या फंक्शंस किए, सेशन कैसे कैसे हुए, किस देश के संविधान से क्या बोरो किया गया। ओके, तो ये सारे के सारे जो चीजें हैं, वो सारे के सारी चीजें कनेक्टेड है यहाँ से, ठीक है भाई। ओके, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, अपना क्लास को आगे बढ़ाते हैं। फाइन, देखिए सुयश एक बारी लॉग आउट करके लॉग इन कर लो बेटा, ठीक है। पैनल पर सब कुछ ग्रीन है, एवरीथिंग इज ग्रीन हियर, फाइन। चलिए आगे चलते हैं। सो इंडिया में बात करें संविधान सभा की डिमांड की, तो गाइस वैसे तो बाल गंगाधर तिलक का नाम सबसे पहले आता है 1895 में, बट वो बड़ा पुराना मामला हो जाता है। और जब हम स्टैंडर्ड बुक्स की बात करते हैं, लाइक वी टॉक अबाउट द एम लक्ष्मीकांत स्टैंडर्ड बुक है। सालों से इंडियन पॉलिटी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स उसको पढ़ रहे हैं, उस पुस्तक को। और एम लक्ष्मीकांत सर कहते हैं कि 1934, ठीक है। मैं आइडिया रखा एम एन रॉय सर ने। एम एन रॉय कौन थे? भारत के अंदर में कम्युनिस्ट आंदोलन, कम्युनिस्ट मूवमेंट से जुड़े हुए एक लीडर थे एम एन रॉय सर, ठीक है भाई। अच्छा, तो एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। ओके, सो एम एन रॉय साहब का आइडिया था ये, ठीक है, कि भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। आफ्टर दिस फिर क्या हुआ कि 1940 में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इंडियन हिस्ट्री में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 1939 में, तो अंग्रेज एक ऑफर लेकर के आए थे 1940 में, विच इज नोन एज अगस्त ऑफर। हम लोग क्या कहते हैं इसको? अगस्त ऑफर कहते हैं। और अगस्त ऑफर में प्रपोजल रखा गया कि जो भारत है, भारत के लोगों के लिए एक संविधान बनाया जाएगा। अच्छा, लेकिन अंग्रेज ये कह रहे थे कि आप पहले हमारा साथ दे दीजिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, आफ्टर द वॉर हम संविधान बनवा देंगे आपका। देन हमने बोला कि नहीं सर, ऐसे नहीं चलेगा, आप पहले जो है हमारा हमें आजादी दीजिए, उसके बाद हम सारी बातें करेंगे आपसे। तो अब आप इसी जगह पर आकर के बात ब्रेक हो जाती है, मामला यहाँ से आगे बढ़ा नहीं फिर। अच्छा भाई, ठीक है। आफ्टर दिस 1940, 1942 आता है, और 1940 में आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में भी लगभग ऐसी ही बातें कही जाती हैं। ये भी फेल होता है, ये दोनों ही फेल होते हैं। इसके बाद 1946, 1946 आता है, और 1946 में आता है कैबिनेट मिशन। और जब कैबिनेट मिशन आता है, तो कैबिनेट मिशन के आने से मामले में होते हैं बदलाव, इसमें होते हैं काफी सारे चेंजेस, ठीक है भाई। आप लोग मुझे पहले ये बताएंगे कि कैबिनेट मिशन में भारत में कितने लोग आए थे। कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो कितने लोग टोटल भारत आए थे कैबिनेट मिशन के माध्यम से? चलिए बताइए। बहुत अच्छे डॉली, हैरिस, विशाल। अभी ये बताओ कि इनके नाम क्या थे, या सिंपल आप बता दो, नाम में मत बताओ, ये बता दो हु वाज द हेड ऑफ कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन का प्रमुख कौन था, उसका नाम बता दो केवल, बस चलेगा। अरे विशाल बाबू, क्या जबरदस्त नाम रखे हैं आप। हाँ, चलिए आप देखिए स्क्रीन पर। 3 लोग आए थे,
पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, ठीक है, और स्टेफोर्ड क्रिप्स। एंड स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है भाई, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर एंड स्टेफोर्ड क्रिप्स। एंड द हेड वाज पैथिक लॉरेंस। इस आयोग का जो अध्यक्ष था वो था पैथिक लॉरेंस। अच्छा, कैबिनेट मिशन ने इस बात के रिकमेंडेशंस की कि हम इलेक्शन करवाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। सेम टाइम पर मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, मोहम्मद अली जिन्ना ये कह रहे थे कि नहीं, एक संविधान सभा नहीं बनेगी, 2 संविधान सभाएं यहाँ पर बनाई जाएंगी, एक भारत के लिए अलग, एक पाकिस्तान के लिए अलग बनेगी। अब कैबिनेट मिशन ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया। इसी बात से खफा होकर के जिन्ना ने दंगे करवा दिए थे, क्योंकि मैं आपको बता भी चुका हूं हिस्ट्री की क्लास में। जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को दंगे करवा दिए बंगाल के अंदर में। मुस्लिम लीग के लोगों ने हिंदू बस्तियों को आग के हवाले कर दिया, और इसी को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। और यहीं से भारत के अंदर में दंगे भड़क गए, और ये दंगे तब तक चलेंगे जब तक कि हिंदुस्तान टूट नहीं जाएगा। अच्छा भाई, तो अभी अल्टीमेटली यहाँ पर है क्या चीज कि 1946 हो जाता है, इलेक्शंस हो जाते हैं, 9 दिसंबर आ जाता है, ठीक है, और 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक होती है संसद के सेंट्रल हॉल के अंदर में। फिर 11 दिसंबर को 1946 में दूसरी बैठक होती है। फिर 13 दिसंबर को तीसरी बैठक होती है। शुरुआत की 3 बैठकें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस सबको मैं बताऊंगा आपको। लेकिन उसके पहले आप कैबिनेट मिशन का आना अगस्त के महीने में, जुलाई अगस्त में, और कितनी जो है चुनाव वगैरह करवाने के लिए बोलना। तो यहाँ पर हमें देखना है कि सीटों का बंटवारा किस तरीके से हुआ था। कैबिनेट मिशन ने कितनी कितनी सीटें कही कि इतनी इतनी सीटें इसको मिलेंगी, इतनी सीटें इससे भी जाएंगी, इतने पर चुनाव होंगे, इतने मनोनीत होकर के आएंगे, एक मेंबर कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये सारे क्वेश्चन निकलते हैं एग्जाम में। उसके पहले आप लोग मुझे यह बता दीजिए कि 1946 कैबिनेट मिशन तक सारा पॉइंट क्लियर है आप लोगों को। फिर मैं आपको चुनावों की तरफ लेकर के चलूं, और फिर हम बैठकों की तरफ चलेंगे संविधान सभा की। चलिए फटाफट मैसेज करके बताइए कि यहां तक का स्टेटस क्या है। ओके, ऑल क्लियर है, यहां तक सारा मामला क्लियर है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए, अभी अल्टीमेटली यहां पर है क्या चीज कि जो टोटल सीट्स रखी गई थी वो रखी गई थी 389 सीट्स टोटल, ठीक है। और ये कहा गया कि 93 सीट्स जो है राजाओं के पास जाएंगी, और 296 सीट्स जो है ये ब्रिटिश इंडिया के पास जाएंगी। भारत में जो राज्य रजवाड़े थे, प्रोविंसेस जो थी, ठीक है, उनके पास 93 सीट्स गई, और 296 सीट्स जो है, 296 सीट्स जो है वो किसके पास गई, वो ब्रिटिश इंडिया के पास गई। ब्रिटिश इंडिया के पास गई। अच्छा, अब ब्रिटिश इंडिया में 2 हिस्सों में बटा हुआ था। ब्रिटिश इंडिया का एक हिस्सा वो जो कि अंग्रेजों के डायरेक्टली या मतलब ऐसा कह लें कि जहां पर अंग्रेज चुनाव वगैरह करवाते थे। चुनाव ऐसे नहीं होते थे जैसे आज होते हैं, अगर आप सोच रहे हो चुनाव ऐसे नहीं होते थे, सबको वोटिंग का राइट ही नहीं था। ओके, तो अभी यहाँ पर है क्या चीज कि लिमिटेड वोटिंग होती थी, और एक सेकेंड, 292 + 4
जो 4 एरिया थे ये चीफ कमिश्नरी एरिया थे। क्या थे ये? चीफ कमिश्नरी एरिया थे। और ये 4 चीफ कमिश्नरी जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना उतना ही आसान है। ABCD, ABCD, बस हो गया। A फॉर अजमेर, B फॉर बलूचिस्तान, C फॉर कुर्ग और D फॉर दिल्ली। ठीक है भाई, तो इस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ था। एक बात मैं यहां पे और जोड़ दूं कि गांधी जी एंड जिन्ना, और भी लोग हैं लेकिन मुख्य रूप से गांधी जी एंड जिन्ना, ये संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। नॉट मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है भाई, ये संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों नहीं थे। ठीक है, अच्छा भाई, इलेक्शन वगैरह हो गए, बंदे चुन के आ गए। इस संविधान सभा के अंदर में एक और खास बात है, 15 विमेन मेंबर थी, 15 महिला सदस्य भी चुन करके इसमें आई थी। अलग अलग जगहों पर बड़ा डिस्प्यूट रहता है, कोई कहता है 8 थी, कोई कहता है 12 थी। 15 महिला मेंबर थी संविधान सभा के अंदर में। ठीक है भाई, ओके। बी का मतलब है बलूचिस्तान, सी का मतलब कुर्ग, कर्नाटक। देवांशु, कर्नाटक में है कुर्ग। ठीक है, अच्छा भाई, मैं आपको इन 15 महिलाओं के नाम भी दिखा सकता हूँ, और काफी बाद में जोड़ दिया लगता है भी या नहीं, बड़ी दूर आ गए चलते चलते। लगता है इससे हटा दिया और महिलाओं के नाम हटा दिया नाम। चलो, तुम लोगों से नाराज हो गया बंदा, तभी उसने नाम हटा दिया यहाँ से। कोई बात नहीं, ठीक है। 15 महिलाएं थी इसमें। ठीक है, ओके। चलिए भाई, आगे चलते हैं हम लोग यहाँ से। गांधी जी और जिन्ना नॉट मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, 15 विमेन मेंबर्स। इतनी सारी बातें हो गई हमारी तुम्हारी। अच्छा भाई, इसके बाद में जरा बात करते हैं संविधान सभा के अंदर में। ये सारे पॉइंट्स वही लिखे हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, सारे पॉइंट्स वही लिखे हुए हैं। ठीक है, 389 टू 96। ठीक है, मैंने 389 ही लिखा था ना। हाँ, 389 ही लिखा हुआ है। ठीक है, 296, 93। ठीक है, परफेक्ट। ये सारा हिंदी इंग्लिश दोनों में है डेटा। अब देखो, अगर 296 पर जो चुनाव हुआ, इसमें बहुत मतलब अगर किस्मत बहुत खराब हुआ तब क्वेश्चन निकल जाता है कि कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती, 208, और मुस्लिम लीग ने 73। बाकी पर दूसरी पार्टीज और रहे। ठीक है, मुख्य रूप से कांग्रेस और मुस्लिम लीग 208 और 73। ठीक है, ये आंकड़ा थोड़ा सा कभी कभी चर्चा में आ जाता है। अच्छा भाई, जो पहली कैबिनेट बनी उसमें कौन किस पोर्टफोलियो पर था, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, पूरा इंपॉर्टेंट है भाई।
ज्यादा क्वेश्चन निकले हैं यहां से कि मौलाना आजाद हिंदुस्तान के अंदर में, आजाद हिंदुस्तान के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? जवाब है मौलाना अबुल कलाम आजाद। कानून मंत्री भी पूछा गया है, लॉ मिनिस्टर भी पूछा गया है, बी आर अम्बेडकर साहब थे। और एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भारत में पहली महिला जो कैबिनेट मिनिस्टर बनी, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वुमन कैबिनेट मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर, ये स्वास्थ्य मंत्री थी, हेल्थ मिनिस्ट्री में थी। ये एम्स वगैरह जो आप देखते हैं, ये आइडिया राजकुमारी अमृत कौर का आइडिया था कि भारत में ऐसे एक आइडियल इंस्टीट्यूशन होने चाहिए जहां पर मेडिसिन के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में रिसर्च की जाए और वो जो है लोगों के स्वास्थ्य के लिए काफी काम करे। अच्छा भाई ठीक है, अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी दिखा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला। अब बीजेपी की जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से कनेक्ट करती है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब जो है नेहरू कैबिनेट में मंत्री थे, ही वाज मिनिस्टर नेहरू कैबिनेट, इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज मिनिस्टर थे। हालांकि बाद में इन्होंने रिजाइन कर दिया था आर्टिकल 370 के मुद्दे पर, और इनका एक ही कहना था कि एक देश में दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे, ना तो दो झंडे चलेंगे एक देश में और ना ही दो संविधान चलेंगे। और जम्मू कश्मीर में रहस्यमय हालात में ही इनकी मृत्यु हुई थी। अच्छा भाई, तो ये है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब के बारे में कुछ बातें। आप अच्छा, अरे तुम्हारी किस्मत अच्छी है यार, खराब नहीं है, नाराज नहीं हुआ बंदा तुमसे, मेरा ध्यान नहीं गया। आप लोग देख लीजिए फटाफट स्क्रीन पर, आप बी वेरी केयरफुल, ठीक है। ये जो 15 महिलाएं थी उनके नाम है, पूरी लिस्ट है। विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला रॉय, दुर्गाबाई, हंसा मेहता, ये सारे नाम है उन 15 महिलाओं के, ठीक है, जो कि शामिल थी संविधान सभा के अंदर में। अच्छा भाई, गांधी जी की बात मैंने आपको पहले ही बता दी है, गांधी जी और जिन्ना, जिन्ना भी इसमें एडेड है, जिन्ना भी शामिल नहीं थे, ठीक है। अच्छा, अब जरा बात करते हैं वर्किंग की, कि सेशन स्टार्ट कैसे हुए। अब तक कितनी बातें हुई, संविधान सभा का आइडिया कहां से आया, चुनाव किस तरीके से हुए, ठीक है। अच्छा, चुनाव में एक पॉइंट अभी रह गया, ठीक है, बात करते करते दिमाग में आ गया कि संविधान सभा में एक मेंबर 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता था। एक मेंबर कितने लोगों को रिप्रेजेंट करता था? 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता था, ठीक है भाई, 1 मिलियन पॉपुलेशन को। And the Constituent Assembly held its first meeting on December 9, 1946. संविधान सभा की जो शुरुआती बैठकें हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है भाई, 9 दिसंबर 1946। अच्छा भाई, अब जब ये पहली बैठक हुई तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ओके। अच्छा भाई, अभी अल्टीमेटली यहां से फिर क्या हुआ कि 11 दिसंबर को जब मीटिंग हुई तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का परमानेंट मेंबर उनको चुना गया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो परमानेंट प्रेसिडेंट थे, जो स्थायी अध्यक्ष थे, वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कब बने? 11 दिसंबर, 11th ऑफ दिसंबर को। अच्छा, 13th ऑफ दिसंबर को, 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू साहब एक रेजोल्यूशन पेश करते हैं संविधान सभा में, विच वी कॉल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसको हम लोग कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव।
क्या कहते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं इसको। और उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था भाई? व्हाट वाज दैट? ओके, अब जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था मैं आपको दिखा देता हूं एक बारी, फिर मैं समझाता हूं आपको। ये सारे पॉइंट्स आप लोग रीड कर लेंगे इत्मीनान से, आपको मिल जाएंगे सारे पॉइंट्स। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जरा इसको एक बारी रीड करिए तो फिर मुझे समझाने में इजी रहेगा। रीड करके आप लोग मुझे मैसेज करेंगे DN का, ठीक है भाई? ये इंग्लिश में स्लाइड है एंड दिस इज इन हिंदी। रीड इट वेरी केयरफुली। ओके, हो गया? ठीक है भाई। देखिए, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का एजेंडा क्या है। व्हाट वाज द एजेंडा? यार मेरी वॉइस आ रही होगी, बस वॉइस पर ध्यान रखो, ठीक है? तबीयत थोड़ा सा सही नहीं है, गला खराब है और फीवरिश फील हो रहा है, ठीक है? अब लेकिन आपका एग्जाम एकदम सर पर है, फिर दीपावली की छुट्टियां भी हैं, तो ऐसे में हम लोग आपकी क्लास को पोस्टपोन नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है? तो क्लास तो हमें करवानी है आपकी, ठीक है? और सिलेबस अभी काफी है। चलिए, तो स्क्रीन पर देखिए जरा आप लोग। अभी अल्टीमेटली है क्या चीज यहाँ पर कि जवाहरलाल नेहरू साहब जो हैं, ठीक है, वो ये कह रहे थे कि यार संविधान सभा के अंदर में हम लोग इकट्ठे क्यों हुए हैं? व्हाई वी आर इन दिस पार्लियामेंट, हम लोग क्यों आए हैं यहाँ पे? व्हाट वाज द एजेंडा? एजेंडा क्या है हमारे यहाँ पर आने का? और नेहरू साहब जो हैं, उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को ये एक स्पीच दिया अपना, और ये एक रिजोल्यूशन रखा, जो लोग यहाँ पे शामिल थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उन सबके सामने उन्होंने ये कहा कि देखिए ऐसा है, वी आर हियर, हम लोग यहाँ पर हैं, और हम लोगों के यहाँ पर होने का सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि हम एक देश बनाना चाहते हैं, और जो देश हम बनाना चाहते हैं, उस देश में जो भविष्य में लोग आएंगे उनको भी तो ये मालूम चले कि हम जब अंग्रेजों से लड़ रहे थे तो हम क्यों लड़ रहे थे। बहुत देखो इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आज के टाइम पर हमारे सामने वही सब बातें घूम फिर के कहीं ना कहीं से आती हैं जो एक जमाने में जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। नेहरू ने यही कहा कि हमारी आने वाली नस्लें, उनको पता होना चाहिए कि हम अंग्रेजों से क्यों लड़ रहे थे, क्यों इतने सारे लोगों ने अपनी जानें दे दी, इतने लोग फांसी चढ़ गए, क्यों? और ये बात बताई उन्होंने इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में, और ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही आगे चल करके संविधान की प्रियम्बल बनता है, उद्देशिका बनता है, और इसको संविधान सभा ने पास किया 22 जनवरी 1947 को, 22 जैन 1947। अब मैं यहाँ पर भगत सिंह को कोट करना चाहूंगा। जब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी का निर्माण किया जा रहा था, भगत सिंह ने इसका रेजोल्यूशन रखा पार्टी को बनाने का, तो ये जगह थी फिरोज शाह कोटला दिल्ली। और इस फिरोज शाह कोटला में भगत सिंह ने बोला कि अंग्रेजों से आजादी अंतिम उद्देश्य नहीं है, दिस इज नॉट द लास्ट टारगेट और लास्ट गोल, अंग्रेजों से आजादी नहीं है। बाकी लोगों को क्या लग रहा था कि बस अंग्रेजों से आजाद हो गया काम, बट भगत सिंह कह रहे थे नो, अंग्रेजों से आजादी तो इस बड़ी सी जंग का एक छोटा सा हिस्सा है। द रियल टारगेट, द रियल गोल इज टू मेक अ कंट्री, एक देश बनाना, एक मुल्क बनाना। वो अंग्रेजों से आजाद होने से बड़ा टारगेट है, बड़ा गोल है। कमो बेश इसी बात को जवाहरलाल नेहरू भी बता रहे थे संविधान सभा के अंदर में। ओके, अभी अल्टीमेटली यहां पर है क्या चीज कि भाई ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की बात हो गई, और इसके बाद में जो है
संविधान जो सभा है उसके कुछ और काम भी आप लोग देख लीजिए। संविधान सभा ने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप, भारत कॉमनवेल्थ का मेंबर बनेगा, इस बात को रिकॉग्नाइज किया मई 1949 में। अब कॉमनवेल्थ क्या है? कॉमनवेल्थ क्या है? व्हाट इज कॉमनवेल्थ? क्या किसी बच्चे को आप में से पता है व्हाट इज कॉमनवेल्थ? बताओ भाई। देखिए आपको बता दूं, कॉमनवेल्थ में एट प्रेजेंट करीब 54 मेंबर्स हैं, 54 कंट्रीज हैं इसमें, ठीक है। 2020 में नवंबर के महीने में अभी, और इनमें से मैक्सिमम कंट्रीज वो हैं जो कभी ना कभी अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। सारे नहीं है, नॉट ऑल, बट मैक्सिमम वही हैं जो कभी ना कभी अंग्रेजों के कब्जे में रहे हैं। अच्छा, जब अंग्रेजों ने इन देशों को आजादी दी तो अंग्रेजों ने इन देशों के सामने एक प्रस्ताव रखा। अंग्रेजों ने कहा कि आपको हम आजाद तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस नई दुनिया के अंदर में बड़ी ढेर सारी दिक्कतें होंगी, और हम चाहते हैं कि हमारे और आपके इतने सालों से संबंध रहे हैं, भले वो संबंध कैसे भी रहे हो, लेकिन संबंध तो रहे हैं, तो आप किसी न किसी रूप में ब्रिटेन से जुड़े रहिए और हम आपको फंड करेंगे, हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे, हम आपको नई दुनिया में डेवलप करने में हेल्प करेंगे। और इसमें एक और खास बात है कि जो भी देश कॉमनवेल्थ का मेंबर बनेगा वो अपनी मर्जी से बनेगा, अपनी मर्जी से बनेगा, और जब चाहे वो कॉमनवेल्थ को छोड़ सकता है। अपनी मर्जी से मेंबर बनेगा, अपनी मर्जी से छोड़ सकता है। कॉमनवेल्थ का डिसीजन उस व्यक्ति, उस देश के ऊपर में कंपलसरी नहीं होंगे कि आपको फॉलो करने ही है, नॉट कंपलसरी। ओके, तो भारत भी कॉमनवेल्थ का मेंबर बन गया और हम जब चाहे तब इसको छोड़ भी सकते हैं। जिस समय हम कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप हमने ली, हमारे देश की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी। अब देश में दंगे चल रहे थे, रिफ्यूजी क्राइसिस था, लाखों की संख्या में लोग टेंट में रह रहे थे, बेरोजगारी, इलिटरेसी चरम पर थी, कुछ नहीं था, सब खाली। ठीक है भाई, तो भारत ने एक, ये बिल्कुल समझदारी थी जवाहरलाल नेहरू की, कि मेंबरशिप ले लेते हैं, एटलीस्ट कुछ तो हमें चीजें मिलेंगी। और जाहिर सी बात है भाई, कभी भी मेंबरशिप छोड़ सकते हैं और कंपलसरी नहीं है उसकी बातें मानना। जहां हमें लगा मामला खराब जा रहा है, छोड़ दो, खत्म करो। और इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया 22 जुलाई 1947 को। नेशनल एंथम को भी इसने स्वीकार किया 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम भी इसने स्वीकार किया। ओके, 24 जनवरी 1950 को ही इसने नेशनल सॉन्ग भी स्वीकार किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बने पहले, इनका चुनाव भी संविधान सभा के द्वारा ही किया गया, ठीक है। और संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है भाई, ये फैक्चुअल डिटेल्स है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जब बन करके रेडी हुआ, तो ये डिस्कशन हुआ कि संविधान को अभी लागू कर दें या कुछ दिन रुकें। तो बात ये आई कि एक काम करते हैं, 2 महीने रुक जाते हैं। संविधान के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को अप्लाई कर दिया गया 26 नवंबर को। 26 नवंबर जिसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस के रूप में हम उसको मनाते हैं।
2 महीने रुका गया पूरे संविधान को लागू करने के लिए, और रुकने के पीछे का लॉजिक था कि 1930 में 1930 में 26 जनवरी को जवाहरलाल नेहरू के कहने पर हमने अपना पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था 26 जनवरी 1930 को। जब नेहरू जी ने कहा कि आजादी दो तरह की होती है, एक गुलामी दो तरह की होती है, एक मानसिक गुलामी होती है, एक भौतिक गुलामी होती है, फिजिकल स्लेवरी और मेंटल स्लेवरी। एंड बहुत जरूरी है यहाँ पर कि फिजिकल स्लेवरी से बाहर निकलने के पहले हम अपने आप को मेंटल स्लेवरी से फ्री करें, मानसिक गुलामी से आजाद करें। तो इसीलिए 2 महीने रुका गया और फिर जो है संविधान को लागू किया गया हमारे कब 26 जनवरी 1950 को, रिपब्लिक डे। अब जो संविधान हमारा बना था, ठीक है, जो संविधान हमारा बना था, ठीक है, अब इस संविधान में क्या खासियत थी, कितने आर्टिकल्स, कितने पार्ट्स, कितने शेड्यूल्स, क्या क्या चीजें हैं, इन सारे मुद्दों पर हमें अब बात करनी है। चलो भाई शुरू करते हैं। देखिए (26 Jan 1930), ठीक है, इस दिन हमारे संविधान के अंदर में 395 आर्टिकल, 22 पार्ट और 8 शेड्यूल थी। अच्छा, अब संविधान में है क्या, पार्ट है, पार्ट के अंदर में चैप्टर है, ऐसे है कहानी, इस तरीके से है। पार्ट है, पार्ट में क्या है, चैप्टर्स, चैप्टर में क्या है, आर्टिकल्स, मुख्य रूप से यही है, ठीक है। और आर्टिकल से जुड़ी हुई कुछ शेड्यूल्स हैं, कुछ अनुसूचियां हैं। अब हर एक आर्टिकल की शेड्यूल नहीं है, और शेड्यूल्स में क्या है कि मान लीजिए कोई आर्टिकल है, मान लीजिए आर्टिकल 1 है। अब आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब यूनियन ऑफ स्टेट्स बोल दिया तो कौन कौन से स्टेट्स भाई, तो वो कहां लिखा है, वो शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है। कहां लिखा है, शेड्यूल 1 में लिखा है। तो आर्टिकल 1 की जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो कहां पर है, शेड्यूल 1 के अंदर में। तो ऐसे ही कई सारे आर्टिकल्स हैं, और उन आर्टिकल्स के जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो कहां पर है, अनुसूचियों में है। और शेड्यूल्स कहां है संविधान में, एकदम लास्ट में जाकर के, एकदम एंड में जाकर के। तो आप जरा ये बताओ, आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया, पार्ट, चैप्टर्स, आर्टिकल और आर्टिकल से जुड़ी हुई शेड्यूल्स, अनुसूचियां। फटाफट बताओ, फिर मैं फैक्ट की बात करता हूं आप लोगों से, जल्दी से मैसेज करिए। हो गया, चलिए भाई आगे चलते हैं। लेट्स सी, अभी यहां पर क्या है कि 395 ये जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, एट प्रेजेंट अगर हम बात करें, वर्तमान में हम लोग बात करें, (448) प्लस आर्टिकल्स हैं एट प्रेजेंट, ओके, एंड 22 पार्ट्स। And if we discuss, then at present there are 25 parts. Schedules, at present 12 schedules. Okay, so guys, यहां तक कोई दिक्कत है, जल्दी से बताइए फटाफट।
यहां तक कोई समस्या? अब आएगी समस्या। अब मैं समस्या लाने जा रहा हूं। चलो भाई यहां देखो, एक सेकेंड, ये पार्ट है, ये पार्ट है, और जरा काउंट करो भाई। और ये सब्जेक्ट मैटर है, एग्जाम में खूब क्वेश्चन निकलते हैं। पहले पार्ट में क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। दूसरे में सिटीजनशिप, तीसरे में फंडामेंटल राइट्स, चौथे में नीति निर्देशक तत्व, चौथे में फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य, पांचवे में केंद्र सरकार। तो यहाँ पर कितने आर्टिकल हो गए? 5, सॉरी कितने पार्ट हो गए? 5 इस लाइन पे। इस पर एक है छठा, पांचवे में है केंद्र सरकार, छठे में है राज्य सरकार। सातवें में क्या है? द स्टेट्स इन पार्ट बी। अब ये 1956 तक जो राज्य थे उन्हें हटा दिया गया था, तो अब भाग 7 जो है वो हमारे संविधान में नहीं है, डिलीटेड है। क्या है ये? डिलीटेड है, अब ये नहीं है, था पहले अब नहीं है। इसके बाद भाग 8 है, इसके अंदर में यूनियन टेरिटरीज है। फिर पार्ट 9 है, पंचायतें हैं। 9A में नगर पालिकाएं हैं। 9B में सहकारी संस्थाएं हैं। भाग 10, इसमें अनुसूचित क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है। भाग 11, 11 केंद्र और राज्य संबंध है। तो जरा बताओ भाई इस स्लाइड पे कितने पार्ट हो गए? इस स्लाइड पे, ठीक है, अनुज यहाँ देख लो बेटा, क्या दिक्कत होगी? हिंदी में है, लेकिन अब मैं एक साथ सब कुछ नहीं कर सकता हूँ ना अनुज। ये देखिए हिंदी में ही लिखा हुआ है। कहाँ पर थे हम लोग? यहाँ पर थे, संघ और राज्यों के बीच संबंध। ठीक है भाई, जरा आप लोग मुझे बताओ कि यहाँ पर लिखा है 11, लिखा है 11, लेकिन ये कितने हैं? 11 है या 10 है? जल्दी बताओ। लिखा तो 11 है, लेकिन ओवरऑल कितने हैं? 10, क्योंकि ये 7th वाला तो डिलीटेड है। 7th वाला क्या है? डिलीटेड है। ठीक है भाई, यहां तक कितने हो गए? 10 हो गए। 11 माइनस 1, 1 कौन सा? 7वां पार्ट, हटा दीजिए। अच्छा भाई ठीक है, चलो आगे आ जाओ। ये 11 हो गए। एक सेकेंड, ये 11 में ही लिखा हुआ है अभी। फिर आप ये 12 है, 13 है, 14 है। 14 में क्या है? सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, केंद्र और राज्य के अंतर्गत सेवाएं। यहाँ पर व्यापार है 13वें में। ठीक है, 12वें के अंदर में फाइनेंस है, प्रॉपर्टी है, कॉन्ट्रैक्ट है, सारे के सारे हैं। ठीक है, ओके, अभी आ जाएगा अनुज। ओके, चलिए भाई, आप इसके बाद में ये आपका भाग है 14 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, और ये आ गया 14A। 14A में है ट्रिब्यूनल, और ये अभी पीछे एग्जाम हुआ था यूपी में, समीक्षा अधिकारी का एग्जाम था जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है भाई, अरे याद करना पड़ेगा, याद कैसे रहेगा? नहीं याद करना पड़ेगा, तरीका एक ही है, तो बार बार इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है भाई, समीक्षा अधिकारी का पीछे एग्जाम था अभी कुछ दिनों पहले, और आजकल पार्ट खूब पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। कौन से पार्ट में क्या है बताओ भाई? अच्छा, इलेक्शंस भाग 15 के अंदर में है। फिर 16 है, फिर ये 17 है। 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है। अब ऑफिशियल लैंग्वेज केंद्र की क्या है? व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन? दैट इज हिंदी। ध्यान रखना, भारत में कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज। राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है।
राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। ओके, ध्यान रखना है इसको भाई। पार्ट 17 हो गया, आगे चलते हैं यहाँ से। इसके बाद 18 है, इमरजेंसी प्रोविजन है इसके अंदर में, ठीक है। फिर ये मिसलेनियस हो गया, ये 19 हो गया, फिर 20 हो गया, 20 में अमेंडमेंट्स वगैरह हैं। फिर ये कौन सा हो गया, टेम्पररी ट्रांजिशनल, इसी में है आर्टिकल 370। एग्जाम में खूब पूछा गया है कि आर्टिकल 370 जो है वो कौन से पार्ट में आता है, तो पार्ट 21 में आता है। आर्टिकल 370 पार्ट 21 भाग 21 में आता है। शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट, ये सब हिंदी एंड टेक्स्ट इन हिंदी कि संविधान को हिंदी में लिखा जाएगा, ये भाग 22 में है। अब जरा आप लोगों ने कुछ कहानी में ध्यान किया, मैंने आप लोगों को ये बताया था, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि 25 भाग हो गए, 25 पार्ट हो गए, यहां तो 22 ही निकले। क्या कुछ गड़बड़ हो गया बीच में? ओके चलिए भाई, आप जरा स्क्रीन पर देखिए ध्यान से, अभी आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए, है पता क्या, यहां तक आते आते आपको ये 5 दिख रहे हैं, लेकिन ये 5 है नहीं। काउंट करो, ये 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। ये ए वाला जो है ना, बस यहीं पर धोखा हुआ है, समझे? इसी जगह पर सारी गड़बड़ हुई है, समझे? यहां पर कितने हो गए, यहां पे 6 हो गए। अभी सारे गिनवा रहा हूं, तुमको ध्यान से देखना। ये कितने, यहां पर कितने हो गए, 6 + 1 7 हो गए। अब देखो यहाँ पे 7 - 1, अगेन 6 बचे, क्योंकि तो हट गया, 7वां पार्ट तो है ही नहीं, 6 बचे, 6। फिर ये 7 8 9 10, हाँ भाई गिना, 9 10 9 10 11 12, समझ गए? 12 हो गए यहां तक। 13 14 15 16, ओके, 17 18। आप कुछ गड़बड़ कर गया क्या मैं? अरे कहां तक हुआ था, लो मैं तो काउंटिंग ही भूल गया मैं। यहां तक 7 हो गए थे, ठीक। और इस वाले पे कितने हो गए, 7 - 1, इसको हटा दो, और प्लस 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर हो गए 12, यहां तक हो गए 12, ठीक है भाई। अच्छा भाई, 12 और प्लस यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4, ये 4 हो गए इधर, यहां तक हो गए 16, ठीक है भाई, ये 16 हो गए। अब यहाँ पर देखो इस पे कितने आ रहे हैं, अब देखो यहीं पे झोल आ रहा है, फिर से ए वाला पार्ट आ गया, मतलब जितने नए पार्ट जोड़े हैं वो ए बी करके जोड़ दिए हैं। तो अब ये 1 2 3 4 कितना हो गया, 22, ठीक है भाई। और अब जरा यहां देखो, 1 2 3 4 5, ठीक है। अरे यार, तबीयत जब इंसान की खराब होती है ना, तो ऐसे ही होता है उसके साथ, उसका ध्यान ही नहीं रखता है। 20 और 20 और प्लस 5 25। अब कहानी समझ में आई कि एक पार्ट हटाया गया है और 4 नए पार्ट जोड़े गए हैं। तो ओरिजिनली कितने थे, 22 थे, 7वां पार्ट माइनस हुआ है और 4 पार्ट नए जोड़े गए हैं।
ठीक है, तो कितना हो गया भाई, 21 और 4 25। और अब फटाफट मुझे बताओ कि ये झोल जो था ये समझ में आ गया, खत्म हो गई सारी कहानी इसकी। तो अभी संविधान के अंदर में जो भाग हैं वो 25 ही हैं, लेकिन आप जब काउंटिंग करने बैठोगे तो आपको यहाँ पर 22 तक ही दिखेगा। आगे बात समझ में दिखेगा, यहाँ पर तुमको 22 ही, लेकिन है 25। फाइन, ओके, चलो भाई 25 लिखोगे भाई, 25 है 22 क्यों लिखोगे, 25 है, 25 बताओगे, ठीक है। चलिए एकदम चौड़े होके एकदम लेके आओ, 25 है भाई, खत्म, समझे। चलो भाई इसके बाद जरा बात करते हैं शेड्यूल्स की, इसके बाद बात करते हैं अनुसूचियों की। देखो अनुसूचियां थी पहले 8, अब हो गई है 12, ठीक है। और अनुसूचियों को याद करने का तरीका मैं आपको बता सकता हूं। चलिए शेड्यूल्स को याद करने का तरीका है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। भाई ये है तरीका शेड्यूल्स को याद करने का। पहले तो आप ये काउंट करो इसमें 12 लेटर हो रहे हैं कि नहीं, 12 लेटर्स हो रहे हैं कि नहीं। पहले तो आप ये बताओ 12 लेटर्स इसमें हो रहे हैं कि नहीं, काउंट करो भाई, बताओ हो गए 12 लेटर। ठीक, अब हर एक लेटर एक शेड्यूल को रिप्रेजेंट करता है। देखिए टी ई ए आर एस टीयर्स, ओ एफ ऑफ, ये अगेन ओ है, एल डी ओल्ड, ये पी है, और इधर एम अलग से लिख लेंगे, वो 12वीं यहाँ पे ऐड नहीं है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अब कैसे कैसे याद करोगे, देखो फटाफट देखो, अभी 2 मिनट में खत्म कर देंगे इसको, जहां ट्रिक है वहां पक्का बताऊंगा यार। टी टेरिटरी, टेरिटोरियल राज्य क्षेत्र, ई एमोल्यूमेंट्स वेतन भत्ते सैलरी है सेकंड शेड्यूल में, ए अफर्मेशंस शपथ, ये है तीसरी में, आर राज्यसभा चौथी में, पांचवी एस शेड्यूल्ड एरियाज शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओ ओ का मतलब यहां पर है ट्राइबल एरियाज जो है, जो असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, ठीक है भाई मिजोरम। एएमटीएम 5 राज्य हैं, उनका जो प्रशासन है वो जो है अदर ट्राइबल एरियाज, ठीक है, अदर ट्राइबल एरियाज करके ओ को हम जोड़ लेते हैं। अच्छा एफ, इसमें है फेडरेशन, फेडरेशन डिवीजन ऑफ पावर्स, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है 7वीं अनुसूची के बीच में। केंद्र की सूची, स्टेट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिस पर केवल केंद्र ही कानून बना सकता है, स्टेट लिस्ट वो होती है जिस पर केवल स्टेट ही कानून बना सकता है, और एक तीसरी लिस्ट भी होती है कंकरेंट लिस्ट, हिंदी में कहते हैं समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची वो सूची होती है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों ही मिलकर कानून बना सकते हैं, दैट इज कंकरेंट लिस्ट, दैट इज समवर्ती सूची, वो समवर्ती सूची होती है, ठीक है भाई। तो फेडरेशन, एफ फॉर फेडरेशन, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, ओके। इसके बाद में ये ओ,
तो यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज को क्या मतलब, यहाँ पर क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज शुरुआत में कितनी थी, 14 थी, अभी कितनी हो गई, 22। कौन कौन सी कब कब जोड़ी गई है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो वो अमेंडमेंट्स जरूर देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है भाई, लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, ये जुड़े हुए हैं किसके साथ में, नवीं अनुसूची के साथ में। इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसको ऐड किया गया था, लैंड रिफॉर्म्स को, भूमि सुधार को, ठीक है भाई। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 10वीं है डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन, ठीक है, यहाँ पर लिखा दल बदल, कि जो दल बदलू होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कि इधर उधर पार्टी में ना भागे, ठीक है, उनके लिए 10th शेड्यूल है, 10वीं अनुसूची है। और पंचायती राज व्यवस्था जो है वो 11वीं में है, और म्युनिसिपल कारपोरेशन जो है वो 12वीं में है। दिस इज ऑल अबाउट, ये थी कहानी, ठीक है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, याद रखेंगे इसको। तो फटाफट आप लोग जरा मुझे बता दीजिए यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। कुछ डाउट है तो मैं डाउट रिजॉल्व कर देता हूं आपका, और फिर बाकी बातें बाद में कर लेंगे। देखो अंतिम मेहनत तो तुम्हारी ही होगी, लास्ट एफर्ट तो आप ही का लगना है, ठीक है। और यहाँ पर देख लेना स्टूडेंट्स, ये संविधान के स्रोत कौन कौन से, संविधान से क्या क्या चीजें ली गई है। एक बात तुमको बता दूं, हिस्ट्री पॉलिटी में जितना पढ़ा दूंगा ना बेटा, बदकिस्मती बहुत तेज हो तभी मामला बिगड़ सकता है, अदरवाइज मैक्सिमम चीजें तो मैं एकदम दावे से कह सकता हूं कि सारी नहीं तो मैक्सिमम चीजें तो मेरे पढ़ाए गए में से ही आएंगी। एग्जाम तुम कोई भी उठा लो, समझ गए, चाहे एनटीपीसी बॉटम की बात कर रहा हूँ, वनडे एग्जाम्स की, वनडे एग्जाम्स के अंदर में, चाहे वो एनटीपीसी का उठा लो, चाहे कांस्टेबल का उठा लो, फिर चाहे एसआई का उठा लो, ठीक है। जितना पढ़ा दिया हिस्ट्री पॉलिटी में उससे बाहर कुछ नहीं जाना। ओके, ये इसका इंग्लिश वर्जन है, संविधान के सोर्सेस वगैरह हैं, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट है पूरी कि क्या क्या सेशन कैसे कैसे हुए हैं सारे के सारे, इसको आप लोग देख लीजिएगा इत्मीनान से, ठीक है भाई। चलिए, तो आज के सेशन को हम लोग अब यहीं पर खत्म करते हैं, और अब आप लोगों से मुलाकात होगी संविधान की अगली बैठक में, ठीक है भाई। संविधान सभा की अब अगली बैठक में हम सब लोग मुलाकात करेंगे और वहीं से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन गाइस अपना बहुत ध्यान रखो यार, हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। मैं खुद भी बीमार पड़ा हुआ हूँ, तो प्लीज आप सभी लोग जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, प्लीज बहुत ध्यान रखिएगा। थोड़ी लापरवाही हो गई थी मुझसे, उसी का आप फल भुगत रहा हूं मैं, ठीक है। तो आप लोग भी ध्यान रखो भाई, लापरवाही प्लीज मत करना। फाइन, थैंक यू। Thank you guys for your humble concern. Thank you for this love and respect. Thank you. Take care.